नमस्कार। तो देखिए, आज दिवाली है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बड़े ही बेसिक हैं। फिल्टर्ड क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं कि फिल्टर होकर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आए हैं। तो एचपी टैट का पेपर हो गया, चाहे आपका आने वाला क्लास 3 के एग्जाम कोई भी होंगे, पीजीटी का एग्जाम होगा, सभी में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 113 से अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो वास्तुकार आर्किटेक्ट कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अहम योगदान जो था वो रहा था हिमाचल प्रदेश को। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उसमें इन्होंने काफ़ी रोल जो था वो निभाया था। उसके बाद भी ये हिमाचल प्रदेश के 4 बार तो मुख्यमंत्री रहे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, अलग अलग फील्ड में काम किया, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर हिमाचल की तरक्की के लिए काम किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो ये सेंटर के द्वारा जो था वो कंट्रोल किया जाता था। और उसके बाद ये 1971 में ना एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जो था वो बना था। उसको कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी 1971 को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। अब थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं। जब 15 अप्रैल 1948 था तो बहुत लंबा स्ट्रगल चला था हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद जो था वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, जिसमें क्या था, जिसमें 26 जो था वो क्या थी, जिसमें 26 रियासतें ऐसी थी जो शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। और टोटल 30 रियासतें हुई जिनको मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया। उस टाइम हिमाचल में 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलें हुआ करती थी। और 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बनता है। 1951 के बाद जो है वो बिलासपुर का विलय इसमें होता है 1954 में। बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। 1960 में किन्नौर बनता है। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो था वो हिमाचल में जुड़ते रहे। और परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि क्या हुआ, बाद में चलकर 1972 तक जो था वो 12 जिले जो था वो बन जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 बोलते हैं यहाँ पर लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि लक्षणा देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, परंतु चंबा के भी 2-3 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। लक्षणा देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में जो है वो स्थित है। भरमौर में जो है ये स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने अलग अलग टेम्पल जो है वो पढ़ रखे हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि छतराड़ी में आपने क्या पढ़ा है। छतराड़ी ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पर आपने पढ़ा है, चंबा में ही पढ़ा है, शक्ति देवी टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। कौन सा मंदिर? शक्ति देवी टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि शक्ति देवी टेम्पल जो था ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। लक्षणा देवी मंदिर की बात करते हैं कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। ये दोनों के दोनों मंदिर जो था वो चंबा के राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। राजा मेरू वर्मन ने जो था वो इनको बनवाया था। सही बात है। अभी हम बात करते हैं और भी मंदिर जो चंबा में है। सिर्फ चंबा के ही मंदिर यहाँ से रिवाइज करेंगे। चंबा में जो है वो कौन सा मंदिर है? शक्ति देवी मंदिर यहाँ पर है जो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। लक्षणा देवी मंदिर है, ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। दोनों के दोनों मेरू वर्मन के द्वारा बनवाए गए हैं। मणिमहेश टेम्पल जो है ना वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही बनवाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है, 6 मंदिरों का जो है वो समूह है। यही बात एग्जाम में भी पूछी गई है। राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो था वो करवाई गई थी या इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी, एचएस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इतना यहाँ से बेसिक सा हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 115 बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। कि सुकेत जो प्रिंसली स्टेट था, राजसी राज्य था, उसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? अगर हम सुकेत प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी और सुकेत से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? राजा वीर सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि सुकेत से ही जो था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो था वो अलग हुआ था। फिर बाद में चलकर मंडी एक डिस्ट्रिक्ट बना था। मंडी में जो था वो सुकेत को मिला दिया गया था। ये तो बेसिक सा हो गया। सुकेत की स्थापना किसने की थी? राजा वीर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। कब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी? तो 765 ईस्वी में जो था वो राजा वीर सेन ने इसकी स्थापना की थी। 765 ईस्वी भी याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि सुकेत के एक राजा हुए जिनका जब जो चंबा के एक शासक थे ना वो वहाँ पर आकर रुके थे। तो कौन से थे वो? सुकेत के राजा वीर सेन हुआ करते थे और इनकी राजधानी पंगाणा में जो था वो हुआ करती थी। यहाँ पर आकर मुशाण वर्मन जो राजा हुए चंबा के, उनको आकर शरण लेनी पड़ी थी क्योंकि
कहानी बहुत लंबी है, वैसे तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि छोटे थे तो वहाँ पर जब इनको निकाल दिया गया, इनको यहाँ से भाग कर आना पड़ा। छोटे थे, इनकी जो टेक केयर इनको करती थी, टेक केयर थी, तो वो उनको वहाँ से उठा कर ले आई और सुकेत में जो था वो इनको शरण लेनी पड़ी थी। बड़े हो गए थे तो इन्होंने राजा वीर सेन की बेटी से जो था वो विवाह किया था और पंगाणा जो था वो इन्हें जागीर के रूप में जो था वो मिला भी था बाद में चलकर, जो पंगाणा सुकेत की कैपिटल थी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस तरह से होता है कि इन्होंने जो था वो चंबा में फिर से अटैक किया कुछ एक रियासतों के साथ मिलकर, और चंबा को जो था वो पुनः प्राप्त जो था वो कर लिया था। जिन लोगों ने वहाँ पर जो था वो विद्रोह कर दिया था, जो राजा के गद्दी पर बैठ गए थे, उनसे इन्होंने वापस ले लिया जाकर। जो सुकेत था, सुकेत के ही राजा थे गरुड़ सेन, जिनके द्वारा सुंदरनगर, जिसका प्राचीन नाम बनेड़ है, उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि सुकेत के अंतिम शासक जो था वो कौन रहे, तो सुकेत रियासत के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन जो था वो रहे। राजा लक्ष्मण सेन 1921 में इस तरह से होता है कि सुकेत रियासत जो है वो पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन जो है वो आ जाती है, और लास्ट राजा उस टाइम लक्ष्मण सेन ही जो था वो थे। मंडी के बारे में अभी नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूएस क्लब वाज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि यूएस क्लब जो कि शिमला में स्थित है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी यूएस क्लब की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूएस क्लब पहले तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है वो स्थित है। यूएस क्लब की स्थापना कब हुई थी? यूएस क्लब की स्थापना 1844 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यूएस क्लब की स्थापना 1844 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है कि 1844 में इसकी स्थापना हुई है। पीजीटी जैसे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब स्थापना की गई थी, कब की गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से याद रखना मुश्किल हो जाते हैं कई बार, तो ये याद रखना है। ये जो यूएस क्लब था ना, ये नाम से ही पता चल रहा है, यूएस यानी कि यूनाइटेड सर्विसेज का, और क्लब टाइप में था ये कोई। यहाँ पर जो था वो क्या था, जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे वो उनका एक क्लब हुआ करता था, तो उन्हीं के लिए जो था ये ओपन किया जाता था जब ब्रिटिश इरा जो था वो यहाँ पर थी, जब ब्रिटिश जो था वो रूल करते थे यहाँ पर। तो इतना ही कुछ याद रखने के लिए है नहीं, परंतु हमारे पास हिमाचल की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ से जान सकते हैं तो वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिसको ओक ओवर कहा जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये डेल्जेल हाउस में जो है वो स्थित था, और रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आई थी तो वो वुड फील्ड बिल्डिंग में जो था वो आकर रुके थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम जो है वो क्या है? यहाँ की बिल्डिंग का नाम ध्यान रखना है, रेवेंसवुड करके जो है वो इस बिल्डिंग का नाम है। ऑफिशियल रेजिडेंस जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश का है, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उनके रेजिडेंस का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 1863 में जो था वो बनी थी। लेबर ब्यूरो की जो बिल्डिंग है ना, ये क्लैरमोंट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, 1927-28 में ये बनी थी। हेनरी इरविन टाउन जो है ना वो इनके द्वारा टाउन हॉल बिल्डिंग जो था वो डिज़ाइन की गई थी और बनाई गई थी। और आपने ध्यान रखना है बार्न्स कोर्ट 1832 में नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। राजभवन जो है वो इसको कहते हैं। गवर्नर हाउस यहाँ पर स्थित है। आपने रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग के बारे में ध्यान रखना है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है एक तरह से, और लो विले करके इसका नाम है। 1896-7 के करीब ये बनी थी। प्रेसिडेंट जब आते हैं ना हिमाचल में तो वो एलर्जाइल बिल्डिंग में आकर रुकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है, और यूएस क्लब शिमला जो है वो ओरिजिनली रेजिडेंस था सर जेरमिया बेरियार्ड का, ये आपने ध्यान रखना है। तो यूएस क्लब शिमला के बारे में एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। 1844 में ये बना था, वो तो आपने ध्यान रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखें क्या बोलते हैं विच इज़ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बड़ा गाँव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बड़ा गांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी पूछी गई है। तो इसको जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है उसका नाम है MS कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो कंचनजंगा हाइड्रो लिमिटेड है, हाइड्रो पावर लिमिटेड, ये जो है वो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। अब ये इसको एग्जीक्यूट करता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कितने मेगावाट की? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। 24 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में स्थित है, 24 मेगावाट की ये है। तो कुल्लू में मुख्य रूप से ब्यास नदी बहती है, ये भी ब्यास रिवर बेसिन पर ही जो है वो स्थित है। और प्राइवेट सेक्टर में ये है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो परियोजना है। तो और भी क्या कोई इंपॉर्टेंट परियोजना आपके लिए है? देखो कुल्लू में तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि कौन सी, मलाना एक परियोजना आपसे पूछी गई थी। मलाना एक परियोजना जो है वो कुल्लू में स्थित है, ये 86 मेगावाट की है, ब्यास रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है। मलाना जो है वो वैसे ब्यास की एक सहायक नदी भी है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो मलाना एक के अलावा मलाना दो परियोजना भी है जो कि 100 मेगावाट की कुल्लू में ही जो है वो स्थित है, और ब्यास रिवर बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई है।
एक फोजल भी है। फोजल जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है और ये भी कुल्लू में स्थित है। फोजल परियोजना जो है 9 मेगावाट की परियोजना है और ये भी ब्यास रिवर बेसिन पर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। आपने और एक और परियोजना ध्यान रखनी है यहाँ से कि कौन सी परियोजना है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ से रायसन परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रायसन परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में ही स्थित है, ब्यास रिवर बेसिन पर बनी हुई है। 18 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, तो ध्यान रखें। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं HRTC केम इनटू बीइंग ऑन। अब HRTC की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अक्टूबर 2 1974 को ये स्थापना हुई थी। अभी कंडक्टर का पेपर भी है बहुत सारे बच्चों का, तो कंडक्टर के लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर एग्जैक्टली ध्यान रख लेना, कई बार एग्जैक्टली डेट टू डेट जो है पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 1974 में अकेली HRTC की स्थापना नहीं हुई थी। 1974 में एक क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 को हुई थी। 1974 में ही जो था वो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिप्पा कहते हैं, हिप्पा की स्थापना जो था वो हुई थी। तो हो गया 1974 का। जब 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 18वें नंबर का स्टेट ये बना था, तो उस टाइम किसकी स्थापना हुई थी? उस टाइम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना साथ में हुई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके पेपर कंडक्ट करवाता है, उसकी स्थापना भी जो था वो 1971 में हुई थी। और 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया जाता है। 1971 की बात हो गई, 74 की बात हो गई। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी स्थापनाओं की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है? एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 में जो था वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो था वो हुई थी। तो वो स्थापना आपने एक ध्यान रखनी है। साथ में ही अगर कुछ और यहाँ से पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो था वो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 1985 में जो था वो हुई थी, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, 119 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे लाइन वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। तो 2 ही तो साइट हैं हिमाचल प्रदेश की जो यूनेस्को की लिस्ट में जो है शामिल है। एक तो कालका शिमला हो गया, एक हो गया हमारा ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। तो कालका शिमला को कब ऐड किया गया था, ग्रेटर हिमालयन को कब किया गया था, वो दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। कालका शिमला की बात करें तो इसको 2008 में जो था वो किया गया था, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2008 में इसको किया गया था, चलो सही बात है कि 2008 में जो था वो कालका शिमला को जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। 2008 के अलावा ग्रेटर हिमालयन की मैंने बात की तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो था जो कि कुल्लू में स्थित है, उसको 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था। अभी हाल फिलहाल में जो था वो क्या हुआ है, हाल फिलहाल में हिमाचल का तो ये क्वेश्चन नहीं बना, परंतु ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बना कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो कौन कौन सी साइट्स को जो है वो अभी ऐड किया गया है। देखो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में 2023 में अगर हम बात करें ना कि 2023 में किस किस को ऐड किया गया है, तो 2 ऐसी साइट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन हो गया शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ता है, इसको शामिल किया गया है। और सेकंड वन इज होयसाला टेम्पल जो है ये कर्नाटक में पड़ते हैं, इनको भी जो है वो ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शांति निकेतन कहाँ पर है, आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन हो सकता है कि किसको ऐड किया गया है 2023 में, तो 2023 में शांति निकेतन को ऐड किया गया है। और जब देखो इससे पहले 2021 में इंडियन साइट को जो था वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, धौलावीरा को, जो कि गुजरात में स्थित है। धौलावीरा का क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये एलाइड या एचएस के एग्जाम में पूछा गया था। और उसी तरह अब शांति निकेतन और होयसाला कर्नाटक का इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जैसे कि और भी एग्जाम्स में आपको मिलती रही है, चाहे वो क्लर्क सेक्रेटरीट का हो, क्लर्क हाई कोर्ट का हो, चाहे वो कोई और सा एग्जाम हो, इंक्लूडिंग JO 817। तो हेल्प तो मिलने वाली है, तैयारी खुद से करनी ही पड़ेगी। और 120 क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रासा फोक डांस इज प्रिवेलेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये रासा फोक सॉन्ग जो है वो प्रचलित है। तो रासा फोक सॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये रासा
प्रचलित है। रासा क्या है? रासा एक तरह से डांस का जो है वो टाइप है जो कि सिरमौर में जो है वो प्रचलित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर हम बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो इंपॉर्टेंट डांसेस प्रचलित हैं वो पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अलावा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो डांसेस प्रचलित हैं वो भी पता होने चाहिए। सबसे पहले सिरमौर की बात करते हैं। नाटी तो हिमाचल का एक कॉमन सा डांस है जो सब जगह परफॉर्म किया जाता है, अपर एरियाज में खासकर। सिरमौर की बात करें, यहाँ पर बुराह जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। एक रासा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। बिरसू जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर के अलावा अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में जो है वो छोहारा जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। खासकर जो महासू का एरिया पहले हुआ करता था ना, वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा कुल्लू की, तो कुल्लू भी ऑप्शन में दिया गया है। कुल्लू का जो है वो कथड़ी फेमस है, कुल्लू का रुचका फेमस है, कुल्लू का उजगजामा फेमस है। कुल्लू के अलावा अगर हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर के तो बहुत ही बेसिक है। बाक्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, जात्रू जापरू और राक्षस नृत्य छाम्ब हो गया, यहाँ का वो सारे फेमस है। और अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में सांद और साबू वो नहीं भूलने चाहिए आपको। चंबा की बात करें तो चंबा में जो है वो ढांगी ढेपक हो गया, घुरेही हो गया, वो सारे जो हैं वो वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। ढांगी और ढेपक चंबा के बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, डेफिनेटली आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये इनको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक दिन हमने एक और क्वेश्चन ऐसा ही पढ़ा था, उसको भी मैं रिवाइज करवाऊंगा, परंतु अभी आप देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान या फिर किसके द्वारा जो था वो पारित करवाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल की बात है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल की बात है, परंतु कौन से ईयर की ये बात है ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 का जो था ये एक्ट था, ये पास हुआ था इस दौरान। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से लेकर कब तक हुआ, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 1876 में लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, 1880 तक जो था वो चला था। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें ना, तो लॉर्ड रिपन ये भी 1880 में जो था वो स्टार्ट हुआ था और 1884 में यहाँ तक जो था ये चला था, 1880 से 1884 तक। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, और उसके बाद ध्यान रखना है आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड लिट्टन की बात सबसे पहले करते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था। ये अफगान वॉर जो था वो 1878 से 1888 के बीच में हुआ था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो आर्म्स एक्ट भी आया था, 1878 का ही ये आर्म्स एक्ट था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं। ये आया तो ना लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान था, परंतु रिपील इसको कर दिया गया था। रिपील इसको कर दिया गया, वो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा नहीं किया गया, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा ये 1882 में जो था वो रिपील कर दिया गया था। तो एलाइड जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि इसको कब रिपील किया गया था, तो 1882 एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है। अगर आप एलाइड सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विस की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एलाइड का मतलब क्या है? एलाइड का मतलब वही है कि आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी तो कर रहे हैं एचएस के बाद, परंतु और भी जो एग्जाम होते हैं क्लास 3 के, उनकी भी तैयारी आपके साथ में हो रही है, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, तब भी आपको मिल जाएगी। तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आने वाले एग्जाम्स में करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो था वो पास किया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले इंडियन जिनके द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज का टेस्ट जो था वो पास किया गया था, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो था वो उनका नाम था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, सबसे पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया गया था। ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन हर बार पूछ ले, क्वेश्चंस बदले जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज ये जो था एग्ज़ाम होता था, तो कब ये डिसाइड किया गया था कि ये एग्ज़ाम जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिल्ली और लंदन में जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो करवाया जाएगा। तो ये 1923 की बात है जब ये डिसाइड किया गया था, और तब से ये हो रहा है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की ये बात हुई थी। और उसके बाद आपको पता है कि सरदार पटेल जब पहले होम मिनिस्टर बने थे, तो इंडिया जब आज़ाद हो जाता है ना 1947 के बाद, तो इंडियन सिविल सर्विसेज को, इंडियन पुलिस सर्विसेज को, IPS IAS IPS हो गया, IFS हो गया, इन सभी को ना फिर से डिज़ाइन किया गया नए ढंग से। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी सरदार पटेल जी की थी।
तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो कहा जाता है, वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, परंतु किसके फेलियर के बाद ये स्टार्ट की गई थी, ये पता होना चाहिए। देखो, इससे पहले क्रिप्स प्रपोजल जो था वो आया था, जो क्रिप्स मिशन था ना वो फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, उसके बाद जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। और क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा जो है वो स्टार्ट की जाती है। और भी तो बहुत सारे लीडर होते हैं, परंतु इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां जो था वो दी गई थी। मतलब जो अंग्रेज थे ना वो मैनेज ही नहीं कर पाए थे इस चीज़ को। गांधी जी ना पहले तो कहते थे कि नॉन वायलेंस हो गया, वो फास्ट रख लेते थे, परंतु यहाँ पर उनके द्वारा स्ट्रांगली ये नारा दे दिया गया था कि करो या मरो, मतलब देश के लिए अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, या फिर उससे बेटर है कि मर ही जाए। तो ये इस तरह से जो था वो पूरी बात हुई थी। तो क्रिप्स मिशन उससे पहले आया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन जो था वो कब आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में जो था वो आया था। ये फेलियर हो गया, इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई, तो उसके बाद जो था वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो आया था। अगर हम क्रिप्स मिशन की ही बात कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन, इसमें क्या बातें जो था वो कही गई थी और किस तरह से जो था वो पूरी बात होती है। तो क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन यूनियन है उसको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, वो विड्रॉ कर सकते हैं कॉमनवेल्थ से, और जब वॉर खत्म हो जाएगा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे। परंतु यहाँ पर ना एक सहमति नहीं बन पाती, तो ये फेल हो जाता है। उससे पहले ना अगस्त में जो था वो क्या होता है, अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर जो है वो 1940 में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगस्त ऑफर जो था वो कब आया था, तो 1940 में जो था ये आया था। अगस्त ऑफर के अलावा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि CR फार्मूला जो था वो कब आया था। CR फार्मूला की अगर हम बात करें तो वो 1944 में जो था वो आया था। CR फार्मूला 1944 में आया था। आपने ध्यान रखना है वेवेल प्लान भी आया था। वेवेल प्लान जो था वो 1945 में जो था वो आया था। वेवेल प्लान भी ध्यान रखना है। और इतना सब याद रख लें, काफ़ी है याद रखने के लिए। टेस्ट सीरीज़ का तो मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए गए हैं, चाहे PGT की होगी चाहे लाइट सर्विसेज की होगी। आप डेफिनेटली अगर वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये बेसिक क्वेश्चंस तो रिवाइज हो गए ही होंगे, परंतु आप टफेस्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए ये है, बोलते हैं कि जो कैपिटल है ना इंडिया की, कैपिटल इंडिया की ना पहले वो कलकत्ता में भी हुआ करती थी कैपिटल, तो कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली को कब ट्रांसफ़र की गई और ट्रांसफ़र कौन से ईयर में की गई और उस टाइम कौन जो था वो वाइसराय हुआ करते थे। ये दोनों क्वेश्चन आपने कमेंट करके जो है वो बताने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको टेलीग्राम से हेल्प मिलेगी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।